नमस्कार साथियों, हमारी इस क्लास के अंदर हम आप पहुंचे हैं इनकम पर टैक्स कैलकुलेट करने के स्टेप्स तक। पिछली 2 क्लासेस में हमने आपसे बात की इनकम क्या होती है, इनकम टैक्स क्यों लगाया जाता है और सरकार यदि इनकम टैक्स ना ले तो क्या-क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं सरकार की आय के या सरकार के पास पैसा आने के क्या-क्या स्रोत हैं। हमने देखा कोई भी व्यक्ति, जब हम व्यक्ति शब्द को बोलते हैं तो व्यक्ति शब्द कितने प्रकार का है इनकम टैक्स के हिसाब से, असेसमेंट ईयर क्या है, फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर, असेसी, उसका रेजिडेंशियल स्टेटस और हमने इनकम के जो 5 मुख्य हेड होते हैं कौन कौन से, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इन पांचों हेड्स के बारे में पिछली क्लास में हमने आपसे चर्चा की और बताने का प्रयास किया कि हर व्यक्ति जिस हेड की इनकम कमाता है उस हेड के अंदर भी बहुत तरह के कैलकुलेशंस होते हैं। जैसे हमने बात की थी इनकम फ्रॉम सैलरी की, तो इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर जो भी सैलरी कमाई जाती है उसमें 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाता है। ये बात हमने आपको बताई। ठीक उसी प्रकार कोई व्यक्ति यदि किराए की इनकम कमाता है तो सरकार उसको 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन देती है। बोले जो भी किराया आपको आ रहा है हम ये मान के चलेंगे कि 30% आप खर्चा करोगे ही करोगे, करो या ना करो वो आपका इशू है, सरकार उसके विषय में आपसे कोई पूछताछ नहीं करेगी। कोई भी बिजनेस प्रोफेशन की इनकम का कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, पहले अपना P&L बनाना होगा। वो अकाउंटिंग के थ्रू संभव होता है जो आपका मुख्य विषय है। शेयर्स या प्रॉपर्टीज या म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से यदि आप कुछ लाभ कमाते हैं तो उसे हमें किस हेड में रिपोर्ट करना होगा, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में। इसके अलावा हमने आपसे बात की बचे कुछ जहां पर भी आपके पास जो इनकम बचेगी वो कहां पर रिपोर्ट होगी, अदर सोर्सेज। जैसे ब्याज की इनकम, किसी फैमिली को किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद मिलने वाली पेंशन, इंटरेस्ट, डिविडेंड और पीपीएफ का ब्याज। ठीक है ना। मैंने बताया था जो डायरेक्टर्स फुल टाइम डायरेक्टर नहीं होते हैं कंपनीज में उनको मिलने वाली सैलरीज भी अदर सोर्स के अंदर जाती है। रेम्यूनरेशन बेसिकली देखना पड़ेगा कि वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है या नहीं। जो मैंने पिछली बार क्लास में बताया था कि सैलरी हेड में कोई सैलरी जाएगी या नहीं जाएगी इसका क्राइटेरिया क्या है, पैसा जो दे रहा है और पैसा जिसको मिल रहा है उनके बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है या नहीं। यदि वो रिलेशनशिप है तो ही हम सैलरी हेड में उसको लिख पाएंगे। तो रेम्यूनरेशन कौन दे रहा है कौन ले रहा है और उनके बीच में इसका रिलेशन है, इसके आधार पर हम तय करेंगे कि ये सैलरी हेड में जाना चाहिए या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। फर्म से जब पार्टनर को रेम्यूनरेशन मिलता है तो इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन के अंदर वो टैक्सेबल होती है। एक अलग से हेड होता है जहां पर पार्टनर को मिलने वाला ब्याज, पार्टनर को मिलने वाली सैलरी और पार्टनर को मिलने वाला प्रॉफिट, ये इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में ही रिपोर्ट किया जाता है। इसके लिए सैलरी हेड या अदर सोर्सेस का यूज नहीं किया जाता। ठीक है, चलिए, तो ये आप लोगों ने यहां पर चीजों को समझा और हमने देखा कि इन हेड्स के अंदर आपके पास बहुत बारीक नॉलेज ना भी हो बट एटलीस्ट आपको पता तो हो कि ये होते क्या हैं। और वही पिछली क्लासों का हमारा प्रयास रहा है कि हम आपको बेसिक जानकारियां जो इनकम टैक्स की होती हैं वो दें ताकि आप अकाउंटिंग प्रोफेशन में आगे बढ़ें। तो आपको इस तरह के शब्दों के साथ यदि कभी आमना सामना हो जाए, 2-4 हाथ करने पड़े तो आप घबराएं ना, आप एकदम से कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। हमने इन पांचों हेडों की जो बात की, इन पांचों हेडों में मैंने कहा था एक हेड है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, जिसके विषय में हमको थोड़ी चर्चा और करनी है। तो आज हम पहला सेशन इसी से रिलेटेड रखेंगे जहां हम इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन को समझेंगे। ये कैपिटल गेन, गेन शब्द हमें आभास दिला रहा है कि कोई लाभ हो रहा है और कैपिटल शब्द का अकाउंट्स में जो मतलब निकाला जाता है वो होता है पूंजी।
जबकि अकाउंट्स में ही कैपिटल रिसीव्ड्स करके भी एक वर्ड होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर करके भी एक शब्द होता है, जिसका अर्थ होता है व्यापार में ऐसे खर्चे जो लंबे समय तक के लिए किए जा रहे हैं। खर्चे आपको याद होगा बताए जाते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स जो बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस के लिए किए जाते हैं, व्यापार को चलाने के लिए जरूरी होते हैं। वही कैपिटल एक्सपेंडिचर व्यापार को बढ़ाने के लिए और व्यापार को खड़ा करने के लिए जरूरी होते हैं। तो हम यहाँ कैपिटल गेन से बात से मतलब समझें तो ये भी इसका मतलब निकल के आता है हमारे असेट्स, हमारी असेट्स पर होने वाला लाभ। हमें हमारी असेट्स पर क्या लाभ हो रहा है बेचने से, वो हम यहां देखते हैं। तो देखो जहां कैपिटल गेन होगा वहां कैपिटल लॉस भी हो सकता है। पहली बात तो आप ये समझ लो, यदि कैपिटल गेन है तो कैपिटल लॉस भी हो सकता है। और मैंने बताया था, मैं फिर रिवीजन के लिए बता दूं, यदि आपको बिजनेस या प्रोफेशन से लॉस है या कैपिटल के थ्रू लॉस है, कैपिटल गेन की जगह कैपिटल लॉस है, तो आपको आयकर कानून के तहत इन लॉस यानी कि हानियों को अगले सालों को कैरी फॉरवर्ड करने का ऑप्शन मिलता है। आप इन हानियों को अगले सालों में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं ताकि आने वाले सालों में आपको होने वाला प्रॉफिट को आप इन हानियों से एडजस्ट कर पाए। इसके लिए प्रॉपर इनकम टैक्स में प्रॉपर एक चैप्टर होता है सेट ऑफ लॉसेस करके। तो वो सब चीजें हम लोग अभी, चूंकि हमारा मेन टॉपिक नहीं है इसलिए उसमें नहीं जा पाएंगे। हाँ, हम आपको एक माइंड में एक छोटा सा बीज, एक छोटी सी बात, एक छोटी सी पॉइंट डाल रहे हैं जिससे आपको आइडिया लगेगा भविष्य में कि हाँ यदि मेरे लॉस हो रहा है तो इसका उपयोग मैं अगले वाले समय में कर सकता हूं। जरूरी होता है रिपोर्टिंग। देखिए आपने कोई गेन कमाया, सरकार को टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन आपने कोई लॉस कमाया, उस लॉस को यदि आप अपने रिटर्न यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न जिसे हम क्या बोलते हैं ITR, यदि हम उसको नहीं रिपोर्ट करेंगे सरकार को तो सरकार कहेगी हम आपकी छूट भी नहीं देंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना कि आप यदि किसी व्यक्ति का इनकम टैक्स रिटर्न तैयार कर रहे हैं या आप समझ रहे हैं तो रिटर्न के अंदर इसको रिपोर्टिंग करना अनिवार्य है, नहीं तो आपको फिर इस लॉस का लाभ नहीं मिलेगा आने वाले वर्षों में। ये जरूरी है। अब बात आती है कैपिटल गेन कैपिटल लॉस के बाद कि भैया कैपिटल गेन या लॉस होता किस पे है? कैपिटल असेट्स पर, कैपिटल असेट्स पर। तो आयकर में कैपिटल गेन नाम का जो चैप्टर है उसके कैपिटल असेट्स की भी परिभाषा दी गई है, जिसमें आपके यहां पर प्रॉपर्टीज, शेयर्स, म्यूचुअल फंड और अब तो क्रिप्टो को भी कैपिटल असेट माना गया है। तो क्रिप्टो को है। इसके अलावा जो आर्कियोलॉजिकली बेशकीमती बहुमूल्य वस्तुएं होती हैं उनको भी कैपिटल असेट्स माना जाता है। और आपके पास जो आपके पूर्वजों से चली आ रही संपत्तियां हैं उनको भी कैपिटल असेट्स की डेफिनेशन में रखा जाता है, क्योंकि वो सब चीजें मार्केट में सामान्यतः लोगों पर नहीं होती हैं। तो इस तरह के केसेस भी कम सुनने को आते हैं। आप यदि मार्केट में जाकर के और यदि इन चीजों को प्रॉपरली समझना चाहोगे तो आपको पता चलेगा कि ये 3 से 4 वस्तुएं ही ज्यादातर कैपिटल गेन कैपिटल असेट्स की परिभाषा को कवर करती हैं। तो प्रॉपर्टीज, शेयर्स, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो, ये यदि चीजें आपने खरीदी हैं और आप बेच रहे हैं और यदि इन पर आपको लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, दोनों ही चीज आपको आपके ITR इनकम टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट करना अनिवार्य है। ये आप अच्छी तरह समझ लीजिए, ठीक है? ये आपको रिपोर्ट करना अनिवार्य है। आइए, अभी कैपिटल असेट्स जो खरीदी जाती हैं, बेची जाती हैं, इनका नेचर थोड़ा अलग अलग है। कुछ कैपिटल असेट्स ऐसी हैं जिन्हें आप तुरंत खरीद के तुरंत बेच सकते हैं। कुछ कैपिटल असेट्स ऐसी होती हैं जिनको खरीद के बेचने में थोड़ा टाइम लगता है।
तो ऐसे में यहां पर सरकार ने इनको खरीदना और बेचने के लिए जो आपका गेन होता है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। कौन कौन सा? एक को बोला जाता है लॉन्ग टर्म और एक को शॉर्ट टर्म। इसको हम कहते हैं LTCG या STCG, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ये आपको यहां पर समझ में आना चाहिए। ठीक है। अब सर शॉर्ट टर्म किसे मानेंगे, लॉन्ग टर्म किसे मानेंगे? तो देखिए मैंने कहा ना, ये उस असेट की नेचर पर डिपेंड करेगा। अब मुझे बताइए, कोई भी प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं, क्या ऐसा प्रैक्टिकली हो पाता है कि हमने खरीद लिया और तुरंत ग्राहक खड़ा हो सामने वाला? इट टेक्स टाइम। कई लोग इसको एज ए इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, कई लोग अपने पर्सनल यूज के लिए भी असेट्स को, इन प्रॉपर्टीज को खरीदते हैं। शॉप, कोई रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, प्लॉट, जमीन, एग्रीकल्चर लैंड, नॉन एग्रीकल्चर लैंड, है ना, कोई फ्लैट। आप क्या करते हो, कोई ना कोई असेट खरीदते हो और फिर बेचते हो, तो आपको उस पर कैपिटल गेन हो सकता है। मैंने कहा हो सकता है, जरूरी नहीं है हमेशा हो। हमारे यहाँ मार्केट में या ऑल ओवर इंडिया में, वर्ल्ड में, रियल एस्टेट, जैसे हम रियल एस्टेट शब्द के अंदर सभी तरह की प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। उनमें एक परसेप्शन ये माना जाता है कि हमेशा प्रॉफिट ही होता है, तो लोग क्या करते हैं, ब्लाइंडली उसमें निवेश करते हैं। वो मैं उसके लिए अगेंस्ट नहीं हूँ, ठीक है, सबके अपने अपने सोचने का तरीका है, करना भी चाहिए। लेकिन बात यहाँ समझने की ये है, क्या हमेशा ही सबको प्रॉफिट होता है? ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यदि आप ओवरऑल एनालाइज करेंगे तो ऐसी कई प्रॉपर्टीज होती हैं जहां नुकसान में भी बेचनी पड़ती है। अच्छा, प्रॉपर्टीज में भी आपको, मैं, चूंकि ये क्लास का पर्पस एक जनरल अवेयरनेस फैलाना है, तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। आप में से हो सकता है कई लोगों को आइडिया ना हो। जब भी प्रॉपर्टीज खरीदी जाती हैं तो एक खरीदेगा एक बेचेगा। उसको खरीदने का आधार होता है उसकी प्राइसिंग। प्राइस कैसे डिसाइड होती है, तो आपको पता होना चाहिए। कोई भी प्रॉपर्टीज की जो मार्केट वैल्यू है वो अलग होती है और उसकी गाइडलाइन वैल्यू अलग होती है। पता है ये वाली बात? पता है कृष्णा ये वाली बात? नहीं मालूम? कोई भी प्रॉपर्टी आप खरीदने जाना चाहते हैं, उसका भाव आ रहा है उदाहरण के लिए 10,000 रुपए स्क्वायर फीट का। ये भाव गवर्नमेंट का नहीं है, ध्यान ध्यान रखना। ये भाव मार्केट का है। मार्केट किस आधार पे चलती है? डिमांड और सप्लाई पर। ठीक है। यदि आप गंज जैसी लोकेलिटी में कोई भी प्रॉपर्टी जगह खरीदने की सोचेंगे, तो जो भी भाव उसमें आए, 15, 20, 10, एक भाव आएगा। आप MS रोड पे जाएंगे, वहां के भाव अलग होंगे। हाउसिंग बोर्ड में जाएंगे, वहां के भाव अलग होंगे। गणेशपुरा के अलग होंगे। तो वहां की लोकेलिटी के आधार पर डिसाइड हो रहा है उसका भाव क्या है। लेकिन जब हम उसी प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड कराने जाएंगे सब रजिस्ट्रार के यहाँ, जैसे अपन बोलते हैं स्टाम्प ड्यूटी देना होती है, हमें उसकी रजिस्ट्री करानी होती है, तो कलेक्टर के हिसाब से, कलेक्टर चूंकि कौन होता है? रेवेन्यू ऑफिसर। वो जिले का जो मेन अधिकारी होता है, जो कलेक्टर नाम ही बना ना, कलेक्ट करने वाला रेवेन्यू अधिकारी होता है। तो उसके कलेक्टर गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली हर एरिया की गाइडलाइंस पहले से तय रहती है। तो कई जगह का रेट आ रहा है 10,000 रुपए स्क्वायर फीट जो मार्केट का है, और 1,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, तो कितने का हो गया? कितने का हो गया? 1 करोड़ रुपए का। ये मार्केट की वैल्यू है जो देना पड़ेगा। अब पता चला उस जगह की गाइडलाइन वैल्यू आ रही है फॉर एग्जाम्पल 1,000 रुपए स्क्वायर फीट की या 2,000 रुपए स्क्वायर फीट की, तो कितने की रजिस्ट्री हो रही है? 20 लाख की। जबकि गाइडलाइन वैल्यू तो 20 लाख की है और उसकी मार्केट वैल्यू 1 करोड़ की है, तो खरीदना तो मार्केट वैल्यू से ही पड़ेगा। रजिस्ट्री हो रही है 20 लाख की। अच्छा, ये बात सबको मालूम है, ऐसा नहीं है कि केवल मैं आपको कोई नई बात बता रहा हूँ। सब अधिकारियों को, सरकार को, सबको मालूम है कि मार्केट में प्रॉपर्टीज ऐसे ही खरीदी बेची जाती हैं। तो मार्केट का
ये जो ट्रेंड है ये डिमांड एंड सप्लाई पर भी निर्भर करता है। मैंने देखा कई बार छोटी छोटी लोकेशंस पर प्रॉपर्टियां ज़्यादा महंगी है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ लाइक ग्वालियर या बड़े सिटीज़ की तुलना में। आप इंदौर में जाइए, ग्वालियर में जाइए, अच्छी लोकेशंस पर प्रॉपर्टी मुरैना की तुलना में सस्ती मिल जाएंगी। वो मुरैना वैसे आप और अंदर जाएं जौरा कैलारा सबलगढ़ साइड में तो वहाँ और ज़्यादा महंगी है। तो इसका एक मेन रीजन होता है ब्लैक मनी का सरप्लस होना, ब्लैक मनी का इसमें कंज्यूम होना। डिमांड एंड सप्लाई का खेल कैसे चल रहा है, छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। किसी के पास 2 करोड़ रुपए रखे हुए हैं, कैसे, कच्चे के। आप सब अकाउंट्स के स्टूडेंट हो तो इस बात को आप समझते हो। ऑन कैमरा भी हम इस बात को एक इस तरह से बताना चाह रहे हैं कि सब लोगों को समझ में आए ये बात क्या है, कि कई लोगों पे कच्चे में पैसा रखा हुआ है, ब्लैक मनी है उनके पास। अभी वो ब्लैक मनी क्या होती है मालूम है ना सबको? क्या होती है? 2 नंबर क्या होता है? अनअकाउंटेड मनी। पैसा तो आ रहा है जिस पर टैक्स नहीं दिया गया, वो अनअकाउंटेड मनी है। अब उसको कहाँ कंज्यूम, क्योंकि आप उसको बैंक में जमा करने जाओगे तो सरकार पूछेगी कि पैसा कहाँ से आया भाई। अब उसका करें क्या? आप सरकार चारों तरफ से हर जगह से टाइटनेस करती जा रही है, हर जगह पैन कार्ड आधार कार्ड का यूज होने लगा है ना। आप इवन महंगी गाड़ियां भी खरीदने जाओगे तो 2 लाख रुपए से ज्यादा का नगद में ट्रांजैक्शन आप कर नहीं सकते। तो ले दे करके आज के समय में 2 ही असेट्स बचती हैं जहां पर हम अपने पैसे को कंज्यूम कर सकते हैं, वो होता है या तो रियल एस्टेट या गोल्ड। ये 2 ही असेट क्लास हैं जहां पर लोग सबसे ज्यादा अपना ब्लैक मनी या अनअकाउंटेड पैसे को कंज्यूम करते हैं। तो बात यहां ये आ रही है कि प्रॉपर्टीज को खरीदने या बेचते समय जो लाभ हो रहा है वो लाभ भी बेसिकली किस पर कैलकुलेट किया जाएगा? गाइडलाइन वैल्यू पर। मैंने खरीदी 1 करोड़ की और 2 साल 3 साल बाद ग्राहक आ गया, मैंने 1.5 करोड़ की बेच दी, तो देखने में तो 50 लाख का प्रॉफिट हो गया। बट पता चला कि गाइडलाइन वैल्यू जो थी उस समय 2,000 रुपए स्क्वायर फीट की थी, आज वो बढ़ के 2,500 हो गई। तो कितने का बिका वो? 25 लाख का। तो मेरा गेन कितना आया? 5 लाख रुपए का। ठीक है ना? तो ये बेसिकली डिफरेंसेस निकाल के तो आपको तो टैक्स 5 लाख भरना, जबकि आपने तो 50 लाख रुपया कमाया प्रॉपर्टी में। वो सब कच्चे वाला हिसाब था, वो हो गया। ठीक है, अब बात यहां पर आई कि इसमें सर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे तय करेंगे। तो देखिए, प्रॉपर्टीज के केस में 24 महीने 24 मंथ का टाइम माना जाता है कि ये यदि कोई प्रॉपर्टी आपने खरीदी और 24 महीने से ज्यादा आपके पास रही, मतलब जिस दिन रजिस्ट्री आपके नाम से हुई, रजिस्ट्री उस दिन से लेके और 24 महीने आप काउंट कर लीजिए, यदि हो गए और फिर आपने उस प्रॉपर्टी को बेचा तो कौन सा टैक्स लगेगा? लॉन्ग टर्म। और 24 महीने से पहले बेच दिया तो शॉर्ट टर्म। शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, क्रिप्टो वगैरह के लिए 12 महीने का समय दिया गया है, 12 मंथ्स। यदि आपने 12 मंथ्स रख करके कोई शेयर्स, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो बेचा तो वो लॉन्ग टर्म की कैटेगरी में चला जाएगा, और यदि 12 महीने से पहले बेच दिया तो शॉर्ट टर्म की कैटेगरी में चला जाएगा। ठीक बात है? अभी इसमें और समझिए, मैंने बताया था क्लास में, शायद पिछली क्लास की बात थी, मैंने बताया था कि बजट क्या होता है ना। एक जिस साल चुनाव होने होते हैं लोकसभा के, उस साल जो फरवरी में बजट आता है उसे अंतरिम बजट बोलते हैं, इंटरिम बजट, अंतरिम बजट। और फिर फुल बजट कब आता है? जब सरकार चुन जाती है उसके बाद। तो हमारे देश का जो फुल बजट आया था पिछले साल 23 जुलाई को आया था, मुझे ऐसा डेट याद है। मुझे लग रहा है 23 जुलाई एक इंपॉर्टेंट डेट थी, शायद 23 जुलाई को ही आया था बजट हमारे देश का। उस दिन के बाद क्या हुआ? सरकार ने बहुत सारे नियम इससे रिलेटेड बदल दिए। इसलिए मैंने इस टॉपिक को अलग से चुना ताकि आपको लेटेस्ट नियमों की भी जानकारी हो जाए। आपको कुछ पैर में प्रॉब्लम है? आदत है? आदत है? कोई बात नहीं, पीछे भी हमारे पास सोफे डले हैं, आराम से आलती पालती मार के बैठो, कोई टेंशन नहीं। तो क्या नियम बदले सर? देखिए, 23 जुलाई 2024 से पहले यदि आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी और अब आप बेच रहे हैं तो इस पर कैपिटल गेन कैलकुलेट करने का जो तरीका होगा वो तो आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे इसमें। आपको कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए 2 ऑप्शंस मिलेंगे।
और यदि कोई भी असेट, मैं बात कर रहा हूं प्रॉपर्टीज में केवल, यदि कोई भी असेट आपने 23 जुलाई 2024 के बाद खरीदी है और फिर आप उसे बेचोगे, तो उसके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा, वो क्या है उस पर मैं बात कर रहा हूं। इसके अलावा शेयर्स, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो के लिए ये भी हम अभी बात करते हैं। देखो क्रिप्टो पे तो सीधे सीधे सरकार ने बोल दिया है कि भैया आपको जब कभी भी खरीदो बेचो आपको 30% का टैक्स फ्लैट देना है, आपको इस पर कोई रिबेट नहीं क्रिप्टो पर। शेयर्स, म्यूचुअल फंड में यदि आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कमा रहे हैं, 23 जुलाई 2024 से पहले बेच दिया था, चाहे वो लॉन्ग टर्म था या शॉर्ट टर्म, तो पुराने रेट्स लगेंगे। 23 जुलाई 2024 के बाद बेचा है और गेन हुआ है तो उसके रेट्स अलग होंगे। तो मैं लेटेस्ट बता दूं, अभी 23 जुलाई 2024 के बाद यदि कुछ भी बेचा गया है शेयर और म्यूचुअल फंड में, तो इस पे लगता है 20% का गेन और इस पे लगता है 12.5% का टैक्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर। शॉर्ट टर्म पर 20% है और लॉन्ग टर्म पर 12.5% है। 23 जुलाई 2024 से पहले शॉर्ट टर्म पे लगा करता था 15% और यहां 10%। ये सरकार ने नियम चेंज किया है। बात समझ में आ रही है? तो ये यहां पर आपको ध्यान रखना होगा कि इस तरह से आपको 23 जुलाई के बाद, अब यहां पर होता क्या है, सरकार कहती है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यदि आपको हो रहा है शेयर्स म्यूचुअल फंड में, तो सरकार कह रही पहले कहती थी कि हम आपको 1 लाख रुपए तक की इनकम होगी तो उस पर कोई टैक्स नहीं लेंगे। अब इसको बढ़ा के कर दिया है 1.25 लाख। मतलब अब मैं 1.25 लाख रुपए तक सरकार आपसे लॉन्ग शेयर या म्यूचुअल फंड बेचने पर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो 1.25 लाख रुपए तक सरकार आप पे टैक्स, 1.25 लाख के ऊपर टैक्स लेगी। और पहले ये लिमिट थी 1 लाख की। पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 10% टैक्स लगता था, अब लगता है शॉर्ट टर्म पे पहले 15% था, अब लगता है। ये शेयर एंड म्यूचुअल फंड्स की बात हो रही है और इसके लिए लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म डिसाइड करने वाला फैक्टर क्या है? 12 महीने, 12 मंथ्स। प्रॉपर्टीज में 24 ये चलता है ना, ठीक है। तो अभी प्रॉपर्टीज में क्या था सर? देखो प्रॉपर्टीज वाला काम बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब देखो इन क्लासेस के माध्यम से क्या होता है कि आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं, यदि किसी के दिमाग में थोड़ा बहुत भी अटक गया, 100% याद रख पाना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि प्रैक्टिस में नहीं आ पाता। बट हाँ, इन क्लासेस को आप पूरे इंटरेस्ट के साथ में, पूरी रुचि के साथ में, ऐसा मानते हुए कि कल मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है कि मुझे कुछ खरीदना बेचना पड़े या मेरे परिवार में, उस समय ये नॉलेज काम आ सकती है। तो आप इनको पूरे इंटरेस्ट से सुने, जितना याद रख पाए उतना बेस्ट है। अब देखेंगे कि प्रॉपर्टीज के लिए क्या नियम है। प्रॉपर्टीज के केस में लॉन्ग टर्म 24 महीने से ऊपर, शॉर्ट टर्म 24 महीने से नीचे ये माना जाता है। तो यहां हम बात क्या कर रहे हैं 23 जुलाई के पहले की। तेईस जुलाई से पहले यदि आपने कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी थी और बेच दी थी, बेच दी तो बात ही खत्म हो गई, तो पुरानी स्कीम में जाओगे। बट 23 जुलाई से पहले आपने खरीद ली थी और आप 23 जुलाई के बाद बेच रहे हो। यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि खरीदने की डेट 23 जुलाई से पहले होनी चाहिए, तो आपको ऑप्शंस मिलेंगे, नहीं तो ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। ओके, तो 23 जुलाई से पहले यदि आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली थी और अब आप बेशक बाद में रहे हो, सरकार कह रही है कि आप पहले तो ये देखो कि ये लॉन्ग टर्म हुई या शॉर्ट टर्म हुई। यदि लॉन्ग टर्म हुई तो लॉन्ग टर्म के अंदर एक बेनिफिट मिलता था, इंडेक्सेशन बेनिफिट। इंडेक्सेशन बेनिफिट ये क्या होता है सर? आपको मालूम है, देखो ये कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको भविष्य में काम आएंगे। हालांकि अब तो इसका भविष्य खत्म कर दिया उन्होंने और ये कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया।
बट फिर भी सुन लो। आपको मालूम है आज से 10 साल पहले जब आप छोटे से नन्हे से मुन्ने से बच्चे थे, आप पिताजी आपको लेके जाया करते थे किसी शॉप पर। उदाहरण के लिए आप लेने जाते थे कॉपियां। उस समय 20 रुपए की एक कॉपी आया करती थी। आपके पिताजी 100 का नोट सामने वाले दुकानदार को दिया करते थे और वो आपको 5 कॉपियां दे दिया करता था। आज की डेट में वही कॉपी आ रही है, लेट्स एज्यूम 25 रुपए की। आज 50 रुपए की आ रही होगी, चलो 50 मान लेते हैं, एक मोटा मोटा 50 मान लेते हैं। 40-45 कह रहे हैं, हम कह रहे हैं थोड़ी और महंगाई बढ़ा देते हैं हम लोग, ठीक है, बातों में तो बढ़ा ही दें। तो एक कॉपी जो अभी तक 20 रुपए की आया करती थी आज से 10 साल पहले, और आपके पिताजी 100 रुपए दिया करते थे, तो वो सामने वाले दुकानदार 5 कॉपियां दिया करता था। नोटबुक्स, कॉपियां बोलते हैं अपन लोग, नोटबुक होती है वैसे, ठीक है। आज आप फिर से जाओ, अब आप बड़े हो गए हो, 100 रुपए आपकी जेब में है, आप गए दुकानदार को दिए, अब उसने आपको कितनी कॉपी दी? गुड, गिनने चाहिए, कम कम रहे होंगे, बट जो भी है, हमने तो 100 का नोट दिया, उसने हमको 2 कॉपियां दी। अब आप सोच के देखिए, क्या 100 का नोट जो आज से 10 साल पहले था और आज 10 साल बाद भी है, क्या 100 के नोट में कुछ बदला? 100 का नोट तो उतना ही है, हाँ या ना? तो 100 का नोट यदि वही है, तो फिर क्या हो रहा है? 100 के नोट की दुकान में से कॉपियां खींचने की जो ताकत थी वो कम कम हो गई। अब 100 का नोट देते थे, दुकान से 5 कॉपियां खिंच के आ जाती थी। अब 100 का नोट देते हैं तो मात्र 2 कॉपियां खिंच के आ रही हैं। इसका मतलब 100 के नोट की जो ताकत थी वो कम हो गई। इसी को बोलते हैं परचेजिंग पावर, क्रय शक्ति। तो मूल्य, जो मुद्रा का मूल्य है वो कम हो गया। इसको ऐसे भाषा में बोला जाता है, मुद्रा की जो ताकत थी वो कम हो गई, है ना? तो अब ऐसे में क्या करना है, हमें सोचना है कि आज से 20 साल पहले, 10 साल पहले मैंने कोई जगह खरीदी थी, जो ली थी 2 लाख रुपए की। कोई प्लॉट लिया था मैंने, कोई जगह ली थी, 2 लाख रुपए की ली थी, और आज मैं उसको बेचने जा रहा हूं, वो बिक रहा है 20 लाख का। तो आपको क्या लगेगा कि 2 लाख से 20 लाख, बोले बड़ा प्रॉफिट कमा लिया आपने, तो 10 गुना हो गया ये तो। लेकिन सच्चाई में देखा जाए तो 2 लाख रुपए की जो क्रय शक्ति थी 10 साल पहले, आज 2 लाख रुपए में वैसा प्लॉट आ पा रहा है क्या? नहीं, एक टुकड़ा ही आएगा, उसका टुकड़ा भी कौन बेचेगा, है ना? तो क्रय शक्ति कम हुई। तो आपने देखा क्या हुआ, महंगाई बढ़ी, महंगाई बढ़ी। तो 2 लाख रुपए को आज की महंगाई दर से कंपेयर करना पड़ेगा। यदि आप वैसे देखोगे तो आपको प्रॉफिट कितना दिख रहा है? 18 लाख रुपए का। लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो 2 लाख रुपए की जो वैल्यू है महंगाई के हिसाब से, पहले अलग थी, आज अलग होनी चाहिए। तो उसके लिए कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स एक सूचकांक होता है जो सरकार हर साल जारी करती है, ठीक है। तो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स की हम बात कर रहे थे, तो मैंने बताया था कि सन 2000 में, 2001 2002, इसको ऐसे लिखेंगे, सन 2001 2002 में ये 100 रुपए था, और आज की डेट में ये है 363। मतलब 100 रुपए की वैल्यू लगभग 3.5 गुना हो गई है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। मोटे स्तर पर आप एक ही बात ध्यान रखें, इंडेक्सेशन क्या होता है इसलिए मैं बताना कोशिश कर रहा हूं। हालांकि ये 23 जुलाई 2024 से पहले के प्रॉपर्टीज पर लागू हो रहा है, जो पहले खरीदी गई थी उन पर, क्योंकि बहुत प्रॉपर्टी खरीदी की होंगी, तो जब बेचने की बारी आएगी तो वो डेफिनेटली अब आगे बिकेंगी। उस समय यदि ये नियम आपको फायदा दे रहा हो तो आपको इस नियम के तहत ही टैक्स की गणना करनी चाहिए। नया नियम क्या कह रहा है? नया नियम ये कह रहा है कि भैया आपको 23 जुलाई 2024 के बाद, यदि 23 जुलाई 2024 के बाद कोई प्रॉपर्टी बेचनी है और आपको नए नियम का लाभ लेना है, तो आपको पता होना चाहिए पहले ये टैक्स हुआ करता था 20%। पहले ये टैक्स हुआ करता था 20% लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टीज पर। अभी नए उसमें इसको कर दिया है 12.5%। आज मैं कोई प्रॉपर्टी बेचता हूं जो मैंने 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदी थी, तो 2 ऑप्शन है, या तो मैं 12.5% टैक्स निकाल दूं, काय पे? टोटल लाख पे। तो मैंने कोई प्लॉट जो खरीदा था 2 लाख रुपए का,
और आज मैं उसको 20 लाख का बेच रहा हूं, तो मोटा मोटा 18 लाख रुपए का गेन हो रहा है ना। या तो मैं 18 लाख रुपए पर 12.5% का टैक्स कैलकुलेट करके और सरकार को टैक्स जमा कर दूं, बात खत्म। लेकिन आप कहते हो नहीं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपने वो प्रॉपर्टी कब खरीदी थी, उस साल का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर करके देखते हैं। हमने ये प्रॉपर्टी उदाहरण के लिए मान के चलते हैं, हमने इस प्रॉपर्टी सन 2010-11 में खरीदी थी, तो 2 लाख रुपए को डिवाइड करेंगे हम लोग 167, मतलब 2010-11 में कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 167 था, और आज की डेट में क्या है, ये 363। आप यदि इसको कैलकुलेट करें जरा, किसी पे मोबाइल हो तो इसको 2 लाख को डिवाइड करें और 363 से मल्टीप्लाई करें इसको। 4,34,730। ठीक है, वो चलेगा इतना, ये राउंड ऑफ कर देते हैं। तो आपने देखा कि 2 लाख की वैल्यू बढ़ के लगभग 4,34,730 रुपए हो गई, और बेचा आपने कितने का है, 20 लाख का। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपका जो गेन है वो 15,63,हजार कुछ रुपए आएगा, 15,63,हजार कुछ रुपए आएगा। इतना गेन आप कमा रहे हो। अब आपको टैक्स कैलकुलेट क्या करना है कि 15,63,हजार पर 20% देना फायदेमंद है या 18 लाख पर 12.5% देना फायदेमंद है। जो कम होगा आप उस ऑप्शन को चुन सकते हो। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो सरकार ने ऑप्शन दे रखा है कि आप पुरानी टैक्स स्कीम में जा सकते हो, नए में जा सकते हो, जो फायदा हो आप वैसे कर लो। कि कितना आ रहा है, 15 लाख, चलो 63 मान लो। अब इस पर यदि 20% कैलकुलेट करते हो मोटा मोटा, तो 1.5 लाख के हिसाब से कितना होगा, 3 लाख रुपए, और 60,000 रुपए के हिसाब से तो 15,63,हजार रुपए के हिसाब से मोटा मोटा इसमें आ जाएगा 156, यानी कि 360 के आसपास का मोटा मोटा टैक्स बनेगा। और वही 18 लाख पर आप 12.5% से कैलकुलेट करो कितना होगा, 18 लाख पे 12.5%, 180 ये हो गया और 2.5% और हो जाएगा। तो ओवरऑल नए वाले रिजिम में आपको फायदा है, यहाँ टैक्स कम जा रहा है, यहाँ टैक्स ज्यादा जा रहा है। तो लेकिन ये इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट है वो कई बार उल्टा भी होता है, आपको यहाँ बेनिफिट होगा, यहाँ लॉस हो रहा होगा। तो ये आपको कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। इस क्लास का पर्पस आपके दिमाग में कैपिटल गेन नाम का एक जो छोटा सा शब्द है उसको डालना है। अब आपने समझा कि मैं कोई प्रॉपर्टी, शेयर या म्यूचुअल फंड खरीद के बेचूंगा तो उस पर कैपिटल गेन लगेगा। ये शॉर्ट टर्म लगेगा या लॉन्ग टर्म लगेगा, ठीक है। इसकी टैक्स की दरें मैंने आपसे शेयर की। प्रॉपर्टीज के ऊपर पहले 20% हुआ करती थी, अब वो हो गया है 12.5%। शेयर्स म्यूचुअल फंड में हमने देखा कि कहाँ वो 10% था, वो 12.5 हो गया, जो 15 था वो 20 हो गया। तो सरकार दिन ब दिन देख रही है कि लोगों का रुझान, लोगों का इंटरेस्ट, एक्टिविटीज शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड में बढ़ती जा रही है, तो सरकार फिर वहां ज्यादा टैक्स लगा करके अपनी इनकम बढ़ाना चाह रही है। तो वो काम हो रहा है, लगातार हो रहा है। हमने आज इस क्लास का जो पहला पोर्शन था उसमें कैपिटल गेन को एक बेसिक तौर पर समझ लिया। डिटेल बहुत है अभी। अब मैं एग्रीकल्चर लैंड की बात करूंगा तो फिर इसको समझाने के लिए कम से कम आधा घंटा चाहिए मेरे को। वो अर्बन एरिया है, नॉन अर्बन एरिया है, क्या दूरी होती है, वो सब समझाना होता है इसके अंदर। लेकिन अभी वो पर्पस नहीं है अपना, तो अभी हम लोग केवल इतना समझ के आगे बात को बढ़ाते हैं। अब दूसरा पोर्शन है इसका ग्रॉस टोटल इनकम। तो दूसरे पोर्शन में हमने पहले पोर्शन में समझा कि 5 हेड होते हैं और पांचों हेडों की इनकम जो होती है उस इनकम को कैलकुलेट करने के मेथड्स होते हैं। सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा है, रेंट में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा है, बिजनेस प्रोफेशन में हम खर्चे डाल करके प्रॉफिट को कम कर सकते हैं, और कैपिटल गेन के केस में हमारे को कौन सा स्कीम चुनना है, कितना परसेंट टैक्स देना है, कैलकुलेट कर सकते हैं। अदर सोर्सेस के वो बहुत ज्यादा विशेष महत्व नहीं होते हैं। एक दो चीजें हैं जो मैं आपको आगे डिडक्शंस में डिस्कशन करूंगा। अभी वर्तमान में
पिछले 3 सालों से सरकार क्या कर रही है, लगातार आपको एक नए ऑप्शंस की तरफ बढ़ा रही है। तो क्या है, आपको बताया गया सरकार का मेन एम ऐसा कहीं ना कहीं चाहिए उसको देश चलाने के लिए। उसके लिए वो डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब यूज करती है। डायरेक्ट टैक्सेस का मतलब जब कोई भी टैक्स जिस व्यक्ति पर लगेगा उसी से लिया जा रहा है, डायरेक्टली उसको आइडेंटिफाई करके आपसे ही मांगा जा रहा है, वो डायरेक्ट है। और वो टैक्स आप पे लगा पर सरकार ने डायरेक्टली आपसे ना लेते हुए दुकानदारों के माध्यम से, बिजनेसमैन के माध्यम से वो टैक्स लिया, वो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स के अंदर हमने देखा इनकम टैक्स एक बड़ा पोर्शन है। इनकम टैक्स हमारे देश में दो ही मेजर टैक्सेस हैं आज की डेट में, एक इनकम टैक्स और एक जीएसटी। तो हम इनकम टैक्स की स्टडी कर रहे हैं। इनकम टैक्स के अंदर हमने देखा कि व्यक्तियों के हिसाब से टैक्स लगता है। तो एक इंडिविजुअल व्यक्ति यानी कि आप और हम जीवित है, खाते पीते हैं, श्वास चलती है, मरते हैं, परिवार होता है, समाज होता है, मेहनत करते हैं, प्रतिष्ठा के लिए काम करते हैं, पैसा कमाने के लिए काम करते हैं। तो ऐसे में सरकार कहती है कि आप और हम सामाजिक प्राणी हैं, तो आपका परिवार है, तो आपके ऊपर जो इनकम टैक्स लगाया जाना है वो इनकम टैक्स लगाने की जो तरीका है वो डिफरेंट हो। क्यों? क्योंकि आप सबकी अपनी व्यक्तिगत जरूरतें भी तो है। आप कोई भी पैसा कमाओगे, उस पैसे का उपयोग खाने पीने के लिए करोगे, उस पैसे का उपयोग कपड़ों के लिए करोगे, शिक्षा के लिए करोगे, रहन सहन के लिए करोगे, घूमने फिरने के लिए करोगे। तो सरकार का कहना ये है कि भैया कोई भी व्यक्ति जो देश में है, ठीक, वो अपने खुद के लिए पैसा खर्च कर रहा है, तो कमाना भी पड़ेगा। तो बोले हम इतने निर्दयी नहीं है। कैसे? कि बोले हम आपसे कि आपकी हर एक पैसे का टैक्स लगा दें। तो सरकार ने पहले जो स्कीम चला करती थी, जिस पर आपको एज ए इंडिविजुअल में बात कर रहा हूँ, टैक्स लगाया करते थे, वो था ओल्ड टैक्स रिजीम। उसको नाम क्या दिया गया? ओल्ड टैक्स रिजीम। अभी इसको कहते हैं ऑप्शनल स्कीम। ऑप्शनल मतलब आप उसको चुन सकते हो, आप उसको चुन सकते हो। और वही दूसरी तरफ होता है न्यू टैक्स रिजीम। ये आपके लिए क्या हो गया है? कंपलसरी। ये कैसा हो गया है? कंपलसरी, रेगुलर। ये आपकी रेगुलर स्कीम है। मतलब इनकम टैक्स मान के चलेगी कि आप कुछ नहीं चुन रहे हो, तो आप रेगुलर भी जाके न्यू स्कीम में। अदरवाइज आपको ओल्ड भी जाना पड़ेगा, आपको चुनना पड़ेगा इसको कि भैया नहीं, मैं इसमें ओल्ड भी जाना चाहता हूँ। ये किसके लिए ऑप्शन है? इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए। क्योंकि एचयूएफ भी सामाजिक संगठन, पारिवारिक संगठन ही होता है, वहां सरकार ने इसको एक इंडिविजुअल की तरह ट्रीट किया हुआ है। क्योंकि अब अभी हम इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं, आपके और हमारी, तो उसमें क्या क्या ऑप्शन है? तो पहले हमें कहा जाता था कि भैया 2 लाख, 0 से लेके 2.5 लाख रुपए तक, 2.5 लाख तक यदि आप पैसा कमाओगे तो आपसे हम कोई टैक्स नहीं लेंगे, नो टैक्स। यदि आप 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक कमाओगे तो हम आपसे 5% टैक्स लेंगे, जो लगभग कितना बैठता है? 12,500। यदि आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा होगी, कितने तक? 10 लाख रुपए तक, तो हम आपसे 20% टैक्स लेंगे, जो लगभग बैठता है 1 लाख रुपए। और यदि आपकी इनकम 10 लाख से ऊपर हो गई तो हम आपसे सीधा कितना परसेंट टैक्स लेंगे? 30%। वो कितना होगा? वो डिपेंड करेगा उसकी इनकम कितनी। तो ये है ओल्ड टैक्स रिजाइन या ऑफिशियल स्कीम। इसके अंतर्गत आपको क्या करना होगा? इसके अंतर्गत आपको टैक्स देने से पहले इस स्कीम में जाना होगा, और इस स्कीम में जाने के बाद टैक्स कैलकुलेट करना होगा। इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट आप पहले कंपेयर कर रहे हैं न्यू और ओल्ड टैक्स। न्यू रिजीम में सरकार ने बोला कि भैया 3 लाख रुपए तक हम आपसे फुल टैक्स नहीं लेंगे।
₹7,00,000 तक इनकी आपकी इनकम है, तो आपसे कितना परसेंट लेंगे? मानिए तो लगभग 25,000 तक की सेविंग है। 4,00,000 का 5% 20,000 होगा, है ना? 3,00,000 पे 7,00,000 क्या बनती है? फिर ₹7,00,000 से ₹10,00,000 तक यदि आपका इनकम बैठता है तो आपसे 10% लेंगे। ₹10,00,000 से ₹12,00,000 तक यदि आपका टैक्स बैठता है तो 15%। 12 से ₹15,00,000 तक है तो 20%, और यदि ₹15,00,000 से ऊपर है तो 30%। ये नए टैक्स के स्लैब आपको दिए गए। इसमें और इंटरेस्टिंग फैक्टर आ गया है इस साल। 1 फरवरी 2025 को जो देश का बजट पेश किया गया, उस बजट में इस न्यू स्कीम को बढ़ा दिया गया, इसमें लिमिट्स को बढ़ा दिया गया है। इसके बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। आज हम पहले इसी क्लास में इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप देखेंगे कि ओल्ड टैक्स डिजाइन में मैंने यदि उदाहरण के साथ में बात को आगे बढ़ा एक मिनट, यदि हम बात करें एग्जाम्पल की, तो मैं यदि उदाहरण के लिए कहीं से ₹3,00,000 की मेरे को सैलरी आती है सालाना, और ₹2,00,000 का मुझे ब्याज आता है, ठीक है, और उदाहरण के लिए मेरे को 20,000 का महीने का किराया आता है, तो लगभग ₹2,40,000 का मुझे किराया आता है। 3 तरह की मेरी इनकम है। ये मेरी क्या है? सैलरी है। ये मेरा क्या है? ब्याज है। ये मेरा क्या है? रेंटल इनकम है। अब कोई मेरे को कहे कि मतलब मेरी ये इनकम है, अब मुझे इसका टैक्स कैलकुलेट करना है। कैसे करना? कैसे करेंगे? देखिए यहाँ 3 हेड हो रहे हैं, सैलरी, इंटरेस्ट और रेंटल। तो सैलरी हेड में जाते ही आपको याद आना चाहिए कि ₹75,000 का स्टेशन डिडक्शन मिलता है, तो ₹3,00,000 की सैलरी घट के कितने रहेगी? तो बस 600 रुपये। इंटरेस्ट पर कोई छूट नहीं है। रेंटल इनकम पर 30%, तो ₹20,000 जो महीने के हिसाब से कितना हो गया? 240 का 30%, 60 और 72,000, 40 हो गए और 32 और चले गए, दो दो 168। ये टोटल इनकम हो रही। कैलकुलेट करो, ये कितनी हुई? 2,25,000, 2 2 4 और 1 5, 5 और 5 80, 5 93। टोटल इनकम कितनी हो गई? 5 93। इस इनकम को कहेंगे इनकम के साथ इंटरेस्ट साइड में, ठीक है। ये इनकी 5 93 इनकम आ गई। अब 5 93 जो इनकी इनकम आई, इस इनकम पर मुझे टैक्स कैलकुलेट करना। अब इन दोनों में अंतर क्या है? अंतर बहुत है। पुरानी स्कीम चला करती थी, चलती है आज भी। सरकार कहती थी आप हमारे कहने पर, हमारे बताए गए तरीके से, हमारी बताई गई जगह पर यदि आप पैसे को खर्च करते हैं या निवेश करते हैं, मेरे शब्दों को पकड़ के चलना, क्योंकि अब थोड़ा सा चीजें हैवी होती जाएंगी, क्योंकि अब बढ़ते जाएंगे और आपको सुनने की समझने की इतनी आदत होती नहीं है, तो अब जितना ज्यादा बताते जाएंगे फिर वो हैवी लगने लगेगा। इतनी जानकारी हम कैसे संभालना है इसको, क्या किससे आ जाती है? सरकार क्या कह रही है पुरानी स्कीम में कि यदि आप पैसा कमाते हो, हमें किस लेवल में टैक्स भरना चाहते हो, हम आपको कुछ विशेष प्रकार की जगह ऑप्शंस बता रहे हैं
जहां या तो आप पैसा खर्च करो या पैसा निवेश करो, बचाओ, तो हम एक लिमिट तक इस इनकम में से आपको छूट देंगे, जिसे बोलते हैं डिडक्शंस। क्या बोलते हैं? डिडक्शंस। हाँ जी, ये सब आएगा, मुझे अभी बहुत दूर की हो रही है, अभी तो अपन इनकम टैक्स के लिए आप समझ के देखो, आईएमएफ को पढ़ना बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि अब आपके प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ती जाती चीजें, लेकिन टाइम चाहिए होता है हर चीज के लिए। कोई औपचारिकता नहीं है कि आए बैठे ना एक घंटे में इनकम टैक्स खत्म कर दिया, 5 ऐड होते हैं, ये होता है, ऐसे होता है, बात होता है, नहीं। आप समझने बैठोगे तो बड़ा इंटरेस्ट आएगा, और नहीं तो फिर आपके पास यूट्यूब पर बहुत दुनिया जानता ज्ञान भरा पड़ा है, वहां से भी सीखता होगा। तो होता है, आप सर्च करने बैठो इनकम टैक्स, और एक से अच्छे लोग बहुत पढ़ाते, सीए लोग पढ़ाते हैं इनकम टैक्स को, लेकिन नहीं आ पाते हैं, तो अच्छे से टाइम होता है, इंटरेस्ट नहीं होता, क्लास में बैठे हो लाइव तो एक अलग माहौल बनता है। तो हम इसलिए चाह रहे हैं कि आप लोग इस चीज को गंभीरता से समझिए, तो जीवन भर आपको काम आने वाली चीज है। तो मैंने बताया कि यदि आप पुरानी स्कीम को चुनना चाहते हो तो सरकार कह रही है कि हम आपको ये इनकम में से कुछ आपको छूट देंगे, लेकिन मैं सामान्यतः अभी छूटों को छोड़ दूं पूरी तरीके और 593 पर टैक्स कैलकुलेट करने बैठूंगा, तो क्या होगा, हम टैक्स कैलकुलेट करके फिर छूट की बात। तो 593 में आप जो बता सकता है मेरे को कितना टैक्स कैलकुलेट, क्या आप मैं अभी ओल्ड टैक्स रिटर्न की बात कर रहा हूँ, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ मेरी टोटल इनकम होगी 5,90,000, मेरा टोटल टैक्स गवर्नमेंट को कितना देगा, कितना? 1,00,000 बिल्कुल ठीक। आपने अपनी समझ के हिसाब से ये बहुत एक्यूरेट निकाल के आपने अपनी समझ के हिसाब से बहुत अच्छे प्रयास किए, नो डाउट, तालियां बजाएं। लेकिन आपका जो कैलकुलेट करने का तरीका है वो गलत। आपको बताया गया कि 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं। आपने टोटल पैसा कितना कमाया? कमाया तो आपने क्या 3 लाख 2 लाख प्लस 2,40,000 देखा जाए तो 3 और 2 5 और 2 7, आपने टोटल पैसा जो आपको मिला है वो कितना मिला? तो सरकार ने पहले लेवल पे ही आपकी इनकम को कम कर दिया, 5,93 पे लाके रख दिया। ये तो सरकार ने बाय डिफॉल्ट सबके लिए किया। आप अपने टैक्स को कैलकुलेट करके जाओगे, सरकार कहती है आपके पास जो पैसा बचा, अब इस पैसे में से हम कह रहे हैं, हम मतलब सरकार कह रही है कि भैया 2.5 लाख रुपए तो हमें मान के चलेंगे, मोटा मोटी जितना भी व्यक्ति हो 20,000 महीने तो खर्च कर ही लेगा ना, माने जीने में, तो बोले हम अपने छूटे 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं देगा। कोई गाड़ी मुरैना से लेके यूरोबाद तक जाए तो कोई टोल नहीं, मुरैना से ग्वालियर तक जाना है, बीच में स्टेशन पड़ेंगे, तो गाड़ी यहाँ से निकली और मुरादाबाद तक पहुंची, मतलब 0 से 2.5 लाख तक पहुंची, आपके ऊपर कोई टोल टैक्स या कोई भी टैक्स नहीं है। लेकिन आप मुरादाबाद जाके और मुरादाबाद से ही लौट आए तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन आपने मुरादाबाद क्रॉस कर लिया, अब आप पहुंच गए मामोर, तो अब टैक्स लगना कब से शुरू हुआ? जब आपने नूराबाद क्रॉस किया, नूराबाद से पहले भी टैक्स है ही नहीं आपका, तो नूराबाद से बामोर तक कितने में चले आप? 2.5, तो 2.5 पर कितना लगेगा? 5,93 में से पहले 2.5 लाख पर तो भी टैक्स है ही नहीं, फिर अगले 2.5 पर 5%, तो कितना होगा? लेकिन अब आप मुरादाबाद भी बामोर भी क्रॉस कर गए, अब आप रायपुर की तरफ बढ़ रहे हो। रायपुर में हमारा 10 लाख, तो रायपुर सीधा ग्वालियर वाली, तो आप बढ़ते बढ़ते बीच में रुक गए, आप बामोर से निकले और थोड़ा आगे चले और वहीं रुक के वहीं से वापस घूम लिए, कितना आप पहुंचे आगे? 93,000।
93,000 रुपये कितना लगेगा? और कोई ग्वालियर से आगे मिलने लग जाए, बोले जाओ जहां तक जाओगे तुम तक 30% ही लगेगा। बात समझ में आ रही है? इंडेक्स कैसे लग रहा है? स्लैब वाइज, स्लैब, एक स्लैब, दो स्लैब। अब कैलकुलेट करो, अब कैलकुलेट करो कितना हुआ टैक्स? पहले 2.5 लाख पर 0, अगले 2.5 लाख पर 5%, कितना? 9.5 93,000 रुपये कितना लगेगा? 20%। तो 9 दूनी 18 और 3 दूनी 14 हो गया 12 और क्योंकि 9 दूनी 18 हो गया, 12 ही हो गए, 31,100। तो टोटल टैक्स कितना लगा? 31,100। बात समझ में आ रही है? टैक्स कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है स्लैब वाइज। तो स्लैब में तोड़ना पड़ेगी इनकम पे, उन पे थोड़ा ही टैक्स लगाना पड़ेगा। अब क्या इसमें ट्विस्ट है? तो मैंने देखा 31,000 तो 100 रुपए का टैक्स मेरे को भरना पड़ेगा, लेकिन सरकार हमसे कह रही है क्या तुम्हारी फैमिली है? है। क्या बच्चे हैं? है। मैंने कहा है। बोले स्कूल जाते हैं? जाते हैं। स्कूल की फीस भरते हो? भरते हैं। बोले कितनी भरते हो? मैंने कहा सब ठीक है, साल की 50,000 रुपए तीनों बच्चों की जमा कर देते हैं। तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, बच्चों को पढ़ाने के लिए दिखा रहे हो। हम आपको 5,93,000 रुपए से 50,000 की छूट देते हैं। ये छूट किसको मिल रही है? वो सरकार के बताए गए तरीके से खर्च सरकार ने बोला अच्छा, बोले अच्छा पैसा प्रवाह है साहब बताया 2 दिन पहले। अच्छा बोले खाते पीते हो? बोले हाँ खाते पीते हो। बोले बीमार पड़ते हो? खाएंगे पिएंगे तो बीमार हॉस्पिटल जाते हो? बोले जाते हैं। तो बीमा कराया? स्वास्थ्य बीमा कराया? हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कराया? चलो कुछ नहीं। तभी याद आया नहीं साहब मैंने कराया था पिछले साल कराया। कितना कराया? बोले साहब 20,000 रुपए किस्त आई थी। बोले 20,000 और का उन्हें अच्छा काम किया, स्वास्थ्य बीमा करा लिया। और लाइफ इंश्योरेंस? बोले साहब वो तो पहले से चल रहा है। कितना? बोले साहब साल तक आता है 70,000 रुपए, ये भी छूट मिलेगी। और ना पोस्ट ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस में भी छोटा मोटा वो करना है एलएससी वगैरह, बोले उसकी भी छूट मिलेगी। पीपीएफ वो भी है साहब, तो मैं छोड़ा क्या? होम लोन है वो साहब कौन है? वो नहीं है, वो लेने की सोच है, वो ले लो तो बात करेंगे। होम लोन का तो बताया था। यस सर। होम लोन के ब्याज की छूट कहाँ मिलेगी? इंटरेस्ट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन होम लोन जब चुकाते हैं तो उसमें 2 चीजें होती है, मूल धन और ब्याज। ब्याज की छूट तो कहाँ मिलेगी? हाउस प्रॉपर्टी में। लेकिन मूल धन की छूट कहाँ मिलेगी? आप कहीं जॉब कर रहे हो, एम्प्लॉयर आपकी सैलरी में से कुछ पैसे काटता है पीएफ में जमा करने के लिए या एनपीएस में जमा करने के लिए, उसकी भी छूट मिलेगी। आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स, उसकी भी छूट मिलेगी। आप समझ के देखिए सरकार ने बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं कि आप इन जगह पर पैसा खर्च करो, निवेश करो, आपको आपके इनकम में से टैक्स की छूट देगा। पर्पस क्या था? मोटिवेट करना, लोग बचाएं, लोग इंश्योरेंस लें, लोग बच्चों को पढ़ाएं, लोग होम लोन लेकर के सब खुद का मकान बनाएं। सरकार का उद्देश्य वो है, लोगों ने किया, बेनिफिट भी हुआ। लेकिन अब सरकार क्या चाहती है? अब सरकार चाहती है लोग बचाएं, वो अच्छी बात है, लेकिन लोग खर्च भी करें। तो सरकार क्या कर रही है? अब न्यू टैक्स में ले। अब पहले क्या होता था? लोगों को बचाने क्या पीछे का मोटिव क्या होता था? टैक्स बचाना, टैक्स बचाना। लेकिन सरकार कह रही है हम आपको अब लिमिट्स बढ़ा रहे हैं, छूट दे रहे हैं, तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो उसके बाद आप बच्चों को पढ़ाओ या ना पढ़ाओ, हिंदू समझदार है, पढ़ाएंगे तो सब। आप घर खरीदो या ना खरीदो वो आपकी चॉइस, आप निवेश करो ना करो वो आपकी चॉइस। हम आपको एक छूट दे रहे हैं, लेकिन आपको जो नया टैक्स मिला इसमें कोई छूट नहीं मिली। मैं बहुत बारीकी में नहीं जा रहा हूँ, मोटे स्तर पर बात कर रहे हैं।
सरकार ने बोला आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। सैलरी लोग बोले सर वो ठीक है, बट ये 75,000 बोले नियम जन्म 75,000 की छूट जारी रहेगी, रेंटल इनकम की छूट जारी रहेगी, लेकिन स्टैंडर्ड डिडक्शंस और कोई छूट के अलावा कोई छूट नहीं। मैं फिर आपको मोटी बात बता रहा हूँ, बारीकियां बहुत है और ये पर और एक और ट्विस्ट है, वो भी बताऊँ। वो बोलता है कल कर रहे हैं तो मेरी बात समझ में आ रही है। तो आपको टैक्स कैलकुलेट जब करना होता है तो स्लैब्स को फॉलो करना होता है। यहाँ पर होगी इसी एग्जांपल में यहाँ पर चल जाएगा, यहाँ पर तो कितना टैक्स भरेगा कैलकुलेट होगी। बोलो चलो 3 लाख तक को टैक्स नहीं लगेगा। मेरी इनकम 593 है, मतलब 7 लाख के अंडर में 14,600 मतलब आपने 293 पर क्या किया, दो टैक्स कम अभी सरकार ने एक और गिफ्ट दी, वो गिफ्ट यहाँ भी है, वो गिफ्ट यहाँ भी है, वो यहाँ भी है। सरकार ने बोला कि यदि आपका टोटल टैक्स 25,000 रुपए या इससे कम बनेगा, सरकार क्या कहेंगे, सरकार ये नहीं करेगी 7 लाख तक टैक्स नहीं लूंगी मैं। एग्जम्प्ट इनकम कहां तक है, 3 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा, 3 लाख पर टैक्स तो लगेगा, लेकिन यदि आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी, मतलब आपने अभी टैक्स कैलकुलेट किया 14,450, ये 25,000 से तो बोले आपको पूरा टैक्स माफ करते हैं। किस में हो रहा है, क्या ऐसा कुछ ऑर्डर भी था? हाँ, इस बेसिस पे कर रहा हूं। बेसिस तो यही है कि लोग ज्यादा से ज्यादा अपनी इनकम को बढ़ाए, दिखाए कि सभी टैक्स बचाना ह्यूमन टेंडेंसी है, फितरत है, इससे हम टैक्स चोरी भी बोलते हैं। अच्छा, वो सरकार क्या चाहती है, लोग नंबर 1 पे इनकम दिखाएंगे अपनी, तो उन पे नंबर 1 में पैसा आएगा तो वो नंबर 1 में खर्च करेंगे, नंबर 1 में खर्च करेंगे तो सरकार देश का बजट, वो जीडीपी, वो जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो बढ़ेंगे। तो दिक्कत क्या है, पैसा तो भी खर्च हो रहा है, मकान तो भी बन रहे हैं, प्रॉपर्टियां भी खरीदी जा रही हैं, लेकिन लोग कैसे कर रहे हैं, कच्चे लोग, ब्लैक मनी से। लेकिन वही सरकार आपको छूट दे रही है, पहले आपको 2.5 लाख रुपए तक 3 रुपए टैक्स नहीं करना है, अभी सरकार और कहते दे देगा तो 5 लाख रुपए तक भी टैक्स नहीं देना होता ओल्ड लेवल, वहां भी छूट मिलती है 12.5 लाख तक। लेकिन सरकार का उसने उनको बढ़ा दिया। और अभी जो रिसेंटली 1 फरवरी को बजट आया है 2025 को, उसमें ये लिमिट बढ़ा दी हुई है 12 लाख। इस पे हम बात करेंगे, हम चर्चा करेंगे, आपको एग्जांपल्स के साथ बात करेंगे। बट अभी चूंकि हम एक आपके दिमाग में कंसेप्ट फटली बिछा रहे हैं, टैक्स का कैलकुलेशन करने के लिए वो भी किसके लिए बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए। वो भी टाइप ऑफ पर्सन आप कर चुके हो, आपको टाइप ऑफ पर्संस के बारे में मालूम है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप कंपनी, ट्रस्ट, एलएलपी पार्टनरशिप कर सकते हैं, और इसके अलावा सोसाइटी, ईओपी, बीओआई, एजेपी, ये सब इसमें आते हैं। तो इन सब की इनकम पर टैक्स लगेगा, तो किस तरह से लगता है, तो सब अलग अलग पर्सन के हिसाब से अलग अलग रूल्स बनाएंगे। तो अब इंडिविजुअल और एचयूएफ की बात करें, तो इंडिविजुअल और एचयूएफ के अंदर मैंने आपको अभी जो वर्तमान में चल रहा है वो ये स्लैब, अभी जो नया स्लैब आया है वो कब से लागू होगा, 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक की कमाई जाने वाली इनकम पर लागू होगा। और अभी हम लोग कौन सा की इनकम कमा रहे हैं, 24 से 25, तो 24-25 पर जाकर ये वाला स्लैब लागू होगा। और आने वाले वित्तीय वर्ष में हम जो पैसा कमाएंगे उस पर नया वाला 25-26, 26-27 में वो लगा। असेसमेंट ईयर कब होगा उसका, 26-27। पैसा कब कमाएंगे, 25-26, तब वो नया वाला जो 12 लाख वाला नहीं है वो लगा। उसके विषय में हम अलग से अभी आपसे चर्चा करेंगे। बट मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी आपके दिमाग की बत्तियां जलने लगी होगी कि टैक्स का कैलकुलेशन करना
ये राह नहीं आसान, बस इतना समझ नहीं मिलेगी। टैक्स के बहुत सारे नियम हैं और सब जान के बढ़ रहे हैं, ठीक है, बिना जाने आप कुछ नहीं कर सकते।